A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग MCQs सेट नंबर 20 पढ़ रहे हैं. इन MCQs के थ्रू हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन पर्पस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक साइंस NCERT के लेक्चर्स को देखना तो उन सब के लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं. तो इस सेट का पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है जो कि UPSC द्वारा पूछा गया था 2015 में. तो ये सवाल आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सी इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है. वायरस कैन इन्फेक्ट. वायरस किस किस को इन्फेक्ट कर सकते हैं. सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं, फंगस को कर सकते हैं, प्लांट्स को कर सकते हैं. सिलेक्ट द आंसर. ये आपसे पूछा गया था कि सिर्फ बैक्टीरिया को वायरस इन्फेक्ट कर सकता है या प्लांट्स को भी या फंगस को भी कर सकता है. तो ये सवाल जो है अगेन अगर जो लोग NCERT पढ़ते हैं तो उनको अगर बेसिक्स पता है वायरस कैसे काम करता है तो उनको ये ज़रूर से समझ में आ गया होगा इसका आंसर कि वायरस का जो फंक्शनिंग होता है, वायरस जो होगा दूसरा जो होस्ट सेल होगा उसको यूज़ करता है, उसकी सेल्स को यूज़ करता है. मैंने आपको बताया था कि वायरस जो होते हैं उनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच वाली एंटिटी माना जाता है. अगर वो वायरस बाहर पड़े हुए हैं तो वो क्या होंगे, एक नॉन लिविंग एंटिटी की तरह काम करेंगे. वो उस स्टेज में बहुत बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हैं. जैसे ही उनको होस्ट बॉडी मिलेगा, होस्ट सेल मिलेगा तो दे विल मल्टीप्लाई, स्टार्ट मल्टीप्लाई. और मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, होस्ट बॉडी का जो DNA RNA होगा उसकी मशीनरी को वो यूज़ कर लेंगे, राइट. तो इसके केस में वायरस के अगर बेसिक्स को आप जानते हैं तो आप इसमें से बता सकते हैं. तो इसका जो आंसर है दिस इज D. ओके, तो ये जो है D इसका आंसर होगा. मतलब बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया, फंगस और प्लांट्स तीनों के केस में हमने तीनों का स्ट्रक्चर पढ़ा है. तो वायरस जो कैसे होगा, इन्फेक्ट करता है ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ होस्ट लिविंग सेल्स, सभी तरीके की सेल्स को इन्फेक्ट कर देगा. एनिमल, फंगस, प्लांट्स, बैक्टीरिया. एनिमल्स में वायरस होता है, ह्यूमन बीइंग इज अ टाइप ऑफ एनिमल, हम ये जानते हैं. प्लांट्स में इन्फेक्ट कर सकता है वायरस, फंगस में इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया में भी इन्फेक्ट कर सकता है. तो इसमें इस स्लाइड पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताए गए हैं. जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है. मतलब वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे बैक्टीरियोफेज. अगर बैक्टीरियोफेज अगर नाम लिखा हुआ मिलेगा तो द वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज. अगर वो फंगस को इन्फेक्ट करता है तो उसे हम माइकोवायरस कहते हैं. अ होस्ट ऑफ अदर वायरसेस कैन अफेक्ट द प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है. तो वायरस जो होते हैं उनके अंदर जेनेटिक कोड होगा, या तो DNA वायरस होते हैं या तो RNA वायरस होते हैं. उनके बाहर एक प्रोटीन कोड होता है. इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है. ये देखिए, ये वायरस का स्ट्रक्चर है. मान लीजिए वायरस है, ये उसके अंदर DNA RNA होगा, उसका प्रोटीन कोड होगा. ये उसके अंदर ऊपर से इसको दिखाया गया, ये सामने से दिखाया गया, ये इसको हम ऊपर से देख रहे हैं. तो वायरस जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं आउटसाइड, और जैसे ही उनको होस्ट सेल मिलती है उसके अंदर इन्फेक्ट करके वो होस्ट सेल के साथ साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं. सो दिस वाज द क्वेश्चन. दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो थी इसकी NCERT से आती है. अप्लाइड पार्ट जो था इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, राइट. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो आपके सामने है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट. वुड स्पिरिट किसको कहा जाता है. तो अगर आप वुड स्पिरिट की बात करते हैं तो अगेन दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम NCERT. तो NCERT में आपको बताया गया था अलग अलग जो केमिकल्स होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं. तो वुड स्पिरिट जो है इसमें से कहा जाता है मेथनॉल को. तो मेथनॉल जो है इसको हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं. दिस इज अगेन अ NCERT क्वेश्चन. तो ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर है. तो मेथनॉल क्या करता है, इसको हम वुड अल्कोहल या वुड स्पिरिट भी कहते हैं. जो सिंपलेस्ट होता है, द सिंपलेस्ट ऑफ लॉन्ग सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अल्कोहल इसमें है, मिथाइल ग्रुप इसके बीच में लगा होता है. तो मिथेनॉल जो है इट्स रेफर टू एज वुड अल्कोहल और वुड स्पिरिट और वुड नेफ्था. एज द अर्लीस्ट मेथड फॉर इट्स प्रिपरेशन वाज बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड. इसको वुड स्पिरिट क्यों कहा हमने, हम वुड का डिस्टिलेशन कर रहे थे. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वाज एन वन टेक्निक जिसको यूज करके मेथनॉल का प्रिपरेशन किया जा रहा था. ये हिस्टोरिक बात है पहले. अब उसका प्रिपरेशन वैसे नहीं किया जाता तो क्योंकि हिस्टोरिकली उसका प्रिपरेशन वुड को डिस्ट्रक्टिव उसका डिस्टिलेशन करके किया जाता था, तो इसलिए इसको हम कहते हैं वुड स्पिरिट. मिथेनॉल को इसीलिए वुड स्पिरिट कहा जाता है. मिथेनॉल जो है हाई ऑक्टेन क्लीन बर्निंग फ्यूल है. ये हाई ऑक्टेन फ्यूल है, मतलब जितना फ्यूल होगा, मान लीजिए 1 लीटर फ्यूल है तो उससे आपकी गाड़ी कितनी ज़्यादा चलेगी, वो मतलब जितना हाई ऑक्टेन होगा उसका फ्यूल उतना ही ज़्यादा आपकी तेज़ गाड़ी चलेगी. तेज़ नहीं, ज़्यादा चलेगी. ओके, तेज़ भी चलेगी ऑब्वियसली, ज़्यादा भी चलेगी.
तो हाई ऑक्टेन फ्यूल का ये मतलब होता है। तो हाई ऑक्टेन फ्यूल किस में यूज़ किया जाता है? एयरक्राफ्ट्स में यूज़ किया जाता है, जेट प्लेन्स में यूज़ किया जाता है, हाई ऑक्टेन वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मेथनॉल भी एक हाई ऑक्टेन फ्यूल है, क्लीन बर्निंग फ्यूल है, दैट इज अ पोटेंशियली इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूट फॉर गैसोलिन, और ऑटोमेटिव व्हीकल में गैसोलिन का सब्सटीट्यूट का काम कर सकता है क्योंकि क्लीन फ्यूल है। तो मिथेनॉल जो है वुड से डिराइव होता है, इज यूज चीफली फॉर रेंडरिंग इंडस्ट्रियल इथाइल अल्कोहल अनफिट टू ड्रिंक। ये आप पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 3 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया है, ये आपसे पूछा गया था IBPS 2018 एग्जाम में पूछा गया था। बहुत आसान सवाल है। आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है? थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम NCERT और थोड़ा सा कॉमन सेंस। जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है उसके अंदर सोडियम आयोडाइड होगा या कैल्शियम आयोडाइड सल्फेट होगा। कैल्शियम सल्फेट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। या पोटेशियम आयोडाइड होगा या जिंक आयोडाइड होगा। इन तीनों में से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा इसमें हो सकता है। तो आप याद करिए क्या इसमें हो सकता है। पोटेशियम आयोडाइड हमने रूल आउट कर दिया, ये नहीं होगा। तो क्या होगा इसके अंदर? सोडियम आयोडाइड, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है। कैल्शियम सल्फेट हमने रूल आउट कर दिया। तो पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड में से कोई होना चाहिए। जिंक आयोडाइड भी हो सकता है। जनरली जब हम सॉल्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम उसमें ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड भी यूज किया जा सकता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम साथ साथ सीरीज में आने वाले कम एलिमेंट्स हैं दोनों के दोनों, तो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट की तरह भी यूज होते हैं। बट आयोडाइज सॉल्ट जो होता है, देखिए यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन में यही बताया है कि सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड दोनों यूज हो सकते हैं स्मॉल अमाउंट। इट्स नॉर्मल सॉल्ट दैट हैज बीन स्प्रेड विद पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। अगर आप KCl और NaCl की बात करेंगे, NaCl जो होता है वो हमारा होता है टेबल सॉल्ट, और KCl जो होता है जिसको हम बोलते हैं काला नमक, है ना। तो बोला जाता है कि KCl काला नमक इज ऑलवेज बेटर देन योर व्हाइट सॉल्ट, है ना। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि जो वाटर रिटेंशन बढ़ती है जब आप सॉल्ट का इंटेक बढ़ा देते हैं अपनी बॉडी में। कभी भी आप देखिएगा अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाना खाते हैं तो अगले दिन या कुछ दिनों तक आपको अपने फेस पर या अपने बॉडी में हल्की हल्की स्वेलिंग नजर आएगी। मतलब फेस पे स्वेलिंग आपको इमीडिएटली नजर आएगी अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाना खा लेते हैं एक दिन पहले। वो किस वजह से होता है? वो इसलिए होता है कि सॉल्ट जो होता है बॉडी में एक्सेस वाटर को रिटेन करके रखता है। तो जो सोडियम है उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है रिटेन करने की एज कंपेयर टू पोटेशियम। तो पोटेशियम वाला जो सॉल्ट होता है इसको इसलिए बेटर माना जाता है क्योंकि थोड़ा वाटर रिटेंशन उसमें कम होता है। आयोडाइजेशन क्या होती है? अब हम डाल ही क्यों रहे हैं सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड? पोटेशियम आयोडाइड क्यों डाल रहे हैं हम नमक में? इसलिए हम डाल रहे हैं कि अदरवाइज अगर आप देखेंगे सॉल्ट के अंदर तो आयोडीन नहीं होता। तो आयोडीन जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जानते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड ठीक से काम करती रहे उसके लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थायराइड ग्लैंड अगर ठीक से काम नहीं करती है तो गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है। तो आपको मैंने पढ़ाया था जिसने कि गले में स्वेलिंग आ जाती है और आपका थायराइड लेवल जो है ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो जाएगा। उसके लिए जो है आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि हमने पढ़ा है। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, वैसे अगर आपको कॉमन अगर पार्लेंस में मैं बात करती हूँ तो आयोडीन जो है वो आपको मिलता है सी फूड में या सी वाले सॉल्ट में आपको मिल जाता है आयोडीन। बट किसको डेफिशिएंसी होती है? जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, समुद्र से बहुत दूर रहते हैं, ना तो वो समुद्री वाली चीज़ों को खाते हैं और ना ही उनको उस सॉल्ट से आयोडीन मिलता है, क्योंकि जो सॉल्ट जो रॉक रहेगा वहाँ पे पहाड़ों में उसके अंदर आयोडीन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से पोटेशियम आयोडाइड सॉल्ट के अंदर ऐड किया जाता है ताकि हमारी पॉपुलेशन के अंदर आयोडीन का डेफिशिएंसी ना हो। तो आप देखेंगे जनरली जो लोग गांव में पहले बहुत ज़माने में ऐसा होता था, अभी तो सब लोग अपना पैकेट वाला सॉल्ट खाते हैं, सबको समझ आ चुकी है क्योंकि गवर्नमेंट के कैंपेन इतने ज़्यादा चलाए गए PHCs द्वारा, हॉस्पिटल्स द्वारा कि आपको जो है आयोडाइज सॉल्ट को खाना चाहिए, राइट। तो जो नॉन आयोडाइज सॉल्ट होगा विल ओनली प्रोवाइड द बॉडी विद सोडियम। तो नॉन आयोडाइज सॉल्ट क्या करेगा? आयोडीन प्रोवाइड नहीं करेगा, तो आयोडीन जो है डेफिशिएंट हो जाएगा। यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दिस स्लाइड, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि आयोडीन का रिक्वायरमेंट क्यों रहता है बॉडी में। अगला सवाल जो आपको सवाल नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है एनवायरमेंट जो होता है इज अ कॉम्पोजिट स्टेट ऑफ। एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या आएगा? कॉम्पोजिट है ये एक स्टेट, किस किस की कॉम्पोजिट स्टेट है? इसके अंदर सिर्फ बायोटिक फैक्टर रहेंगे, फिजियोग्राफिक फैक्टर रहेंगे, एबायोटिक फैक्टर रहेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सिर्फ एक करेक्ट है, एक और 3 करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है, या 1 2 3 तीनों करेक्ट है? तो बायोटिक फिजियोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स
फिजियोग्राफी जो उस एरिया की बनाते हैं, कितने ऊंचे पहाड़ है, कितनी ढलान है, वो सारे। एबायोटिक फैक्टर आप जानते हैं, पानी, हवा। बायोटिक फैक्टर आप जानते हैं, जितने भी एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वायरस, फंगस, वो सब आएंगे इसके अंदर। तो अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, बट उसी के लिए इजी है जिसको उसका कंसेप्ट पता है। जिसको इसका कंसेप्ट पता नहीं है उसके लिए ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है, अदरवाइज दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर बायोटिक, एबायोटिक, फिजियोग्राफिक तीनों फैक्टर्स आते हैं, तब जाके उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट, राइट। तो बायोटिक फैक्टर आप जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर व्हाट मेक्स अप इकोसिस्टम। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स आर दोज associated with physical nature of the area. The main physiographic factors we will look at the slopes, aspects and at altitude. मैंने ये बता दिया altitude कितना ऊंचा पहाड़ है, कितनी उसकी पीक्स है, इस तरीके की जो चीज़ें वो है आपकी फिजियोग्राफी वहाँ की। भाई वो कैसा उबड़ खाबड़ जगह है, या वो समतल प्लेन है, या वहाँ पे पठार है, या वहाँ पे नदियाँ हैं, क्या चीज़ है वहाँ पे, वो उसका फिजियोग्राफी है, राइट। तो फिजियोग्राफी जो है उस एरिया की, उसका बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर सारे मिलकर जो है एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एनवायरनमेंट जो है किसी एक चीज़ को नहीं कह सकते कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ हमें, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग आपको लग सकता है कि हमें सिर्फ हवा पानी की ज़रूरत है, तो एबायोटिक फैक्टर हमें सिर्फ पौधों की ज़रूरत है, कुछ एनिमल्स की ज़रूरत है, तो बायोटिक फैक्टर फिजियोग्राफिक फैक्टर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं होता। फिजियोग्राफिक फैक्टर ही तो अफेक्ट करते हैं वहाँ की वेजिटेशन को, वही अफेक्ट करेगी वहाँ के एनिमल्स को। तो दीज थ्री combined together forms the environment. यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर इसमें लिस्ट किए गए हैं, यू कैन रीड दैट। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, IBPS 2020 में पूछा गया है ये सवाल। इसमें आपसे पूछा गया था कि वाटर कंडक्टेड बाय वस्कुलर प्लांट्स बाय, कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि वाटर को कंडक्ट कर रहा है प्लांट्स के अंदर। क्या वो जाइलम टिश्यू है, क्या वो फाइलम टिश्यू है, फाइलम लिखा है इन्होंने, फ्लोएम भी नहीं लिखा, वैक्यूल्स है, या सेल वॉल है, राइट। कौन सा टिश्यू है जो कि इसमें से वाटर को कंडक्ट करता है। तो हमने एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ा था। एनसीईआरटी का सवाल अगेन बहुत आसान सवाल। तो मैंने आपको ये जो फाइलम होता है ना, फाइलम जो होता है जब क्लासिफिकेशन करते हैं हम एनिमल किंगडम की, प्लांट किंगडम की, तो उसमें आता है फाइलम वर्ड, ओके। तो फाइलम टिश्यू कुछ टिश्यू नहीं होता, ये तो गलत ही लिखा हुआ है, फ्लोएम होता है, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू होता है जिसके बारे में हमने बात किया था। तो हमने बात किया था जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जाइलम टिश्यू होता है। जाइलम टिश्यू पतली पतली ट्यूब्स की तरह होता है प्लांट के बीच में, स्टेम के बीच में उसका काम होता है नीचे से पानी को लेके जाना, राइट। वो जाइलम टिश्यू था। फ्लोएम टिश्यू जो था उसका काम था, जो पत्तियां जो थी वो प्लांट में खाना बनाती हैं, उस खाने को अलग अलग पार्ट्स में लेके जाना, उसका काम था फ्लोएम का। वैक्यूल्स होती हैं, सेल स्ट्रक्चर जो था, हमने सेल को स्ट्रक्चर को पढ़ा है, बहुत बार पढ़ते हैं हम सेल स्ट्रक्चर। सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज है, उसी के पास एक वैक्यूल होती है, छोटी छोटी, मतलब खाली खाली बैग्स, वैक्यूल्स, छोटे छोटे खाली खाली स्पेसेस। वो जो वैक्यूल्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट या फूड को सेल के अंदर स्टोर करती है। सेल वॉल जो होती है सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है आपको, और किसमें, फंगस में मिलती है और बैक्टीरियाज में मिलती है। तो जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या करती है, उसको प्रॉपर एक शेप प्रदान करती है सेल को, और साथ में एक एडिशनल कवरिंग है। एनिमल सेल में नहीं मिलती है सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन मिलता है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं हम अपने एनसीईआरटी सीरीज में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इसका जवाब जो है जाइलम टिश्यू है। जाइलम टिश्यू को क्रॉस सेक्शन में देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ऐसे ऐसे पतले पतले ट्यूब्स की तरह दिखाई देगा। वेसल एलिमेंट हुआ, ट्यूब्स की तरह, पाइप की तरह है प्लांट के अंदर, जो कि पानी को खींच रहा है। और पानी को खींचने का जो मैकेनिज्म है, जाइलम के थ्रू जो मैकेनिज्म है पानी को खींचने का, वो किस वजह से हो पाता है, वो हो पाता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन होता है थ्रू किसके द्वारा, लीव्स के द्वारा। अगर आप एक प्लांट बनाते हैं, प्लांट देखते हैं, तो उसकी जो लीव्स होती हैं, उसकी जो पत्तियां होती हैं, हाँ, उसकी जो पत्तियां होंगी वो क्या करेंगी। अगर मैं लीव्स की बात करती हूँ, मान लीजिए ये प्लांट है, ये उसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ है, उसकी लीव्स है, गमले में लगा हुआ है, ठीक है। तो उसकी जो लीव्स होंगी उससे क्या हो रहा है, उससे पानी जो भी वाटर नीचे से अब्जॉर्ब होता है वो एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स हैं वो रिलीज कर देते हैं। इवेपोरेशन की तरह ही है प्रोसेस। इस ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस की वजह से एक सक्शन क्रिएट होता है। ऊपर से पानी उड़ रहा है, एनवायरनमेंट में जा रहा है, नीचे से जो आप गमले में पानी डालते हैं वो एक सक्शन क्रिएट करता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन की नीचे वाला पानी वो
प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि ऊपर से ट्रांसपिरेशन होगा। तो एक तरीके का प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है ट्रांसपिरेशन के वजह से, जिसकी वजह से प्लांट जो है जाइलम के थ्रू पानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, बट यू शुड नो ट्रांसपिरेशन जो है वो एक सिग्निफिकेंट पुल प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स में, ताकि जाइलम जो है अपना पानी एब्जॉर्ब कर पाए, राइट। जाइलम जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया है। जाइलम ट्रैकिड्स होती हैं, जाइलम वेसल्स होती हैं, प्लांट वस्क्यूलर होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। जाइलम का स्ट्रक्चर इसमें दिखाया गया, वेसल एलिमेंट है, डिटेल इसमें थोड़ा दिया गया है। दोज हु हैव नॉट रेड माई एनसीईआरटी सीरीज, उन्होंने नहीं अटेंड की, उससे पढ़ लेना। 6 क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें पूछा गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली डज नॉट कंटेन डीएनए, किसके पास डीएनए नहीं है। तो अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल, आसान सवाल। तो मैंने जब आपको एनसीईआरटी में सेल स्ट्रक्चर पढ़ाती हूँ तो मैंने आपको बताया है कि अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक न्यूक्लियस है, उसमें अलग अलग ऑर्गेनलीज हैं। वो सारी ऑर्गेनलीज जो होती है, न्यूक्लियस जो होता है मेनली उसके अंदर डीएनए रहता है, राइट। बट कुछ और ऑर्गेनलीज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो सब जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एक वन ऑफ देम, जिसके अंदर क्या है, डीएनए है। इसमें लेकिन हमसे पूछा गया डज नॉट कंटेन, इसका मतलब है न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लाइसोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट है, आपको कंफ्यूजन होगा इसमें से कौन सा है जिसके पास और डीएनए होता है। तो अगर आपने मेरी एनसीईआरटी सीरीज अच्छे से फॉलो की है तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनली है जिसके अंदर डीएनए होता है। तो बचा लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम्स जो होते हैं उसके अंदर डीएनए नहीं होता, बाकी तीनों के अंदर डीएनए होता है, राइट। तो लाइसोसोम्स है उसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स जो होते हैं और जो वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर डीएनए नहीं होगा। तो लाइसोसोम्स जो होते थे, मैंने आपको बताया था, उसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, जो सुसाइड करने में काम आ रहे हैं। मतलब क्या है, जो कि सेल जब खराब हो जाती है, नॉन फंक्शनिंग हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो सेल को डाई डाउन करना है, नेचर है ये, तो वो लाइसोसोम्स का यूज करती है और सेल जो है अपने आप को डिस्ट्रक्ट करती है, सेल्फ। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस तो आप जानते हैं उसके अंदर तो डीएनए है, इन तीनों के अंदर डीएनए है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सेल बाउंड ऑर्गेनली होती हैं जो कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम किस लिए जरूरी है, ब्रेक डाउन ऑफ एक्सेस वर्न आउट सेल पार्ट्स एंड एंटायर सेल एज वेल। दिस में बी यूज टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी लाइसोसोम्स का यूज होगा। और खुद जो सेल है, सेल की जो डेथ है, सेल डेथ या एपोप्टोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज और लिखी हुई है इसमें, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगी सेल, जो मैं कह रही हूँ सुसाइड। तो एपोप्टोसिस जो प्रोसेस है वो भी किसके वजह से हो रहा है, लाइसोसोम्स के द्वारा। तो लाइसोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एपोप्टोसिस, जिसको हम सेल डेथ भी कहते हैं, जिसको हम सुसाइड ऑफ सेल भी कहते हैं, उसमें काम आता है लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स के अंदर कोई डीएनए नहीं होता, तो लाइसोसोम को हमने सुसाइडल बैग भी कहा है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। एब्सेंस इन देयर एब्सेंस द फॉलोइंग माइट रिजल्ट। अगर लाइसोसोम्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो कैंसर हो सकता है। मान लीजिए कैंसर क्या होता है, कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना शुरू हो गई है सेल्स की बॉडी के अंदर, ये होता है कैंसर, जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में कैंसर। हो किस लिए रहा है, अगर हमारी बॉडी के अंदर लाइसोसोम्स अपना ठीक से काम कर रहे होते तो जो भी एक्स्ट्रा सेल बनी थी वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती, बट क्योंकि लाइसोसोम्स ठीक से काम नहीं कर रहे तो वो सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है और उसी को हम कहते हैं कैंसर, राइट। लाइसोसोम आप देख सकते हैं ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, दिस यू कैन अप्रिशिएट, ये आप देख लीजिए। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, वॉट जो होता है कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन। अब वॉट ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, बहुत ही छोटी एनसीईआरटी में, 7-8 क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ लिया था हमने। वॉट को हम किस और यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं, क्या वोल्टर वॉट से में नहीं, केजी मीटर नहीं, कैलोरीज नहीं, जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड इसका आंसर है। वॉट में हम क्या मेजर कर रहे हैं, वॉट जो है यूनिट ऑफ पावर है, राइट। सिंपल है ये, बिल्कुल सिंपल है। इतने वॉट जो है आ रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या है, यूनिट ऑफ पावर है। तो वॉट, द यूनिट ऑफ पावर, द वॉट इन एसआई, द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। 1 वॉट क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल जो है एनर्जी पर सेकेंड आ रही है तो हमने उसे कहा 1 वॉट। न्यूटन मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर S3। ये आप देख लीजिए, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। तो वॉट
क्या होता है, 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में जो क्रॉस करते हैं उसको हम 1 वॉट कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेशन का, वॉट जो है जूल पर सेकेंड, जूल पर कॉलम वॉट इनटू कॉलम्स पर सेकेंड वेयर W इज वॉट। इसका डेरिवेशन जो है ना, अगर आप साइंस की NCERT पढ़ेंगे क्लास 8 या 9 की, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिटेल में नहीं जाना चाहते तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि वॉट से हम क्या कर रहे हैं, पावर को मेजर कर रहे हैं। तो पावर क्या होता है, कितनी एनर्जी पर सेकंड जा रही है। जूल में हम एनर्जी को देखते हैं, तो जूल है, 1 जूल एनर्जी जा रही है पर सेकंड, तो इसको हम वॉट कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन, बट लिटिल डिफिकल्ट फॉर दोज जिन्होंने NCERT कभी नहीं पढ़ा, उनके लिए डिफिकल्ट है क्वेश्चन, या फिर सिर्फ रट लिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट, समझा नहीं सिर्फ। फिर आता है 8 क्वेश्चन आपके सामने, मिराज जो है किस वजह से फॉर्म होता है। मिराज जिसको आप क्या बोलते हैं, जो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, सड़कों पर पानी दिखाई देता है, मिराज, ठीक है। मिराज का कारण क्या है फॉर्म होने का, मिराज इज ड्यू टू, ये तो आपको पता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तो सबने रट्टा मार के रखा होगा, आई एम श्योर। बट अब बताओ जरा, ऑप्शन 1 देखो, अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि डिप्लीशन हो रही है नहीं हो रही है उस तब भी हमें मिराज दिखाई देता है, तो ऑप्शन सी तो हमने रूल आउट कर दिया, इक्वल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब मुझे बता दो इसका जवाब क्या है। बहुत सारे लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रट के रखा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो दिया ही नहीं है इसने, इसमें तो आपसे प्रोसेस पूछा जा रहा है, इसीलिए NCERT पढ़ना जरूरी है। देखो भाई, एक चीज़ आप समझ लीजिए, एग्जामिनर्स जो हैं इतने सारे क्वेश्चंस बना चुके हैं आपके, स्टेट PCS, UPSC, जितने भी एग्जाम बॉडीज़ हैं आपकी, वो इतने क्वेश्चंस बना चुकी है, रिपीट करती हैं, नो डाउट वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट नए क्वेश्चंस भी फॉर्म होते हैं एटलीस्ट हायर एग्जाम्स में, एटलीस्ट UPSC और स्टेट PCS नए क्वेश्चन भी देता है आपको। नए क्वेश्चन वो कहाँ से दे रहा है, वो आपको सीधे क्वेश्चन नहीं दे रहा, वो आपको कंसेप्ट दे रहा है उसके। तो मिराज जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको रटवाया गया होगा बहुत सारे लोगों ने, बट आपसे यहाँ पे कंसेप्ट पूछा जा रहा है। तो अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की थी तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि हो किस लिए रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ क्यों था, तो वो हुआ था अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो दिस इज द राइट आंसर। इक्वल हीटिंग नहीं होती है एटमॉस्फेयर की कभी भी, तो ये भी रूल आउट हो गया। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर से कोई लेना देना नहीं, ये भी रूल आउट हो गया। 2 चीज़ों में आपको कंफ्यूजन हो सकता था, मैग्नेटिक डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर एंड अनइक्वल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये दोनों में से इसका जवाब है अनइक्वल हीटिंग। अनइक्वल हीटिंग से होता क्या है, देखिए जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हो, मैंने आपको क्या बताया था, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे कन्वर्जन होता है। आप सॉलिड को ठंडा गर्म कर दो, लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को और गर्म कर दो, गैस बन जाती है। उससे क्या हो रहा था, हीट ही तो प्रोवाइड कर रहे थे ना। हीट प्रोवाइड करने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है और वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। ये कंसेप्ट मैंने आपको NCERT सीरीज में समझाया। अब वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे ही अनइक्वल हीटिंग होगी एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है वो एक दूसरे से और ज़्यादा दूर चली जाएंगी। ठंडा होता है तो वो एक दूसरे के पास पास हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो पास पास होते हैं और ये दूर चले गए, तो उसी की वजह से डिफरेंस आता है। जैसे ही लाइट आ रही है वो बैंड हो जाएगी अलग अलग लेयर्स में आके, राइट। तो मिराज जो है सॉर्ट ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट कैन ट्रिक द माइंड टू इंटरप्रेट द साइट एज अपेरेंटली सॉलिड थिंग। मिराज कब होता है, जब ग्राउंड बहुत हॉट हो जाता है, मतलब ऊपर वाली एयर ठंडी है लेकिन ग्राउंड वाली एयर जो है बहुत गर्म हो गई है, अलग अलग डिफरेंशियल हीटिंग है। द हॉट ग्राउंड एयर जो होती है लेयर जस्ट अबव द ग्राउंड, व्हेन लाइट मूव्स थ्रू द कोल्ड एयर इनटू द हॉट एयर, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, राइट। ये सब कुछ है वर्चुअल इमेजेस फॉर्म बाय मिराज और लूमिंग। तो दिस इज द थिंग, हमने NCERT में भी डिस्कस किया था, हमने आज भी डिस्कस कर लिया। इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, रियल इमेज नहीं बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, उसने इधर देखा, उसको जो है उल्टा दिखाई दे रहा है, ये ट्री जो है उसे उल्टा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, हॉट एयर होने की वजह से लाइट जो है वो बेंड हो गई है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिराज वन यू माइट हैव एक्सपीरियंस ऑन योर और सीन ऑन टीवी इज द क्लासिकल वाटर इन द डेजर्ट मिराज। ऐसे आपको दूर देखेंगे डेजर्ट में आपको वाटर दिखाई देगा। सिर्फ डेजर्ट की बात नहीं है, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप सड़क पे ड्राइव कर रहे हैं दिन के वक्त, बहुत धूप पड़ रही है और वो जो कंक्रीट वाला सड़क है बिल्कुल गर्म हो जाएगा, आपको सामने पानी दिखाई देगा। ये मोस्ट कॉमन है, आप जो उसको देख सकते हैं। डेजर्ट में हो सकता है सब लोग ना जा पाए,
बट सड़कों पे सब लोग चलते हैं, जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी वाले मौसम आता है तब आपको सड़क पे मिराज दिखाई देगा, बशर्ते कि वो सड़क थोड़ी प्लेन है। ऊबड़ खाबड़ सड़क पे, मिट्टी वाली सड़क पे नहीं दिखेगा, राइट। सवाल नंबर 9 जो है वो KPSC 2017 वाला पूछा गया है एग्जाम। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज। अब ये इतना फेवरेट सवाल है ना सारे स्टेट PCS का कि रिपीट क्वेश्चन है ये। इतनी बार UP PCS पूछता है, राजस्थान PCS पूछता है, बिहार PCS पूछता है, अब KPSC ने भी पूछा है इस सवाल को। तो प्लेन मिरर जो है, हमने NCERT क्वेश्चन है, अगेन NCERT में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी इमेज कैसी होती है, रियल होती है? नहीं, वर्चुअल होती है। मे बी वर्चुअल और रियल डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नो, कैन नॉट बी सेट एग्जैक्टली, नो, ये दोनों तो गलत। वर्चुअल रियल, तो ये इसकी इमेज होती है वर्चुअल होती है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने अच्छे से पढ़ा है। तो ऑप्शन बी है। तो मैंने आपको अच्छे से रटवाया था अपनी साइंस NCERT क्लास में भी, जो इमेज फॉर्म हो रही है मिरर की वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, अपराइट होगी, लेफ्ट साइड जो होगी रिवर्स हो जाएगी, और राइट साइड जो आपकी राइट है वो लेफ्ट दिखाई देगी, लेफ्ट है जो राइट। डिस्टेंस उसका उतना ही होगा, जितना आप मिरर से दूर खड़े होंगे उतना ही आपको मिरर में आप उतने ही गहरे दूर दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत आसान सवाल NCERT का, KPSC द्वारा पूछा गया, राइट। ये आप देख लीजिए मिरर में कैसे बनती है इमेज। लास्ट सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है सवाल नंबर 10, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया था? इसमें से डेविसन जर्मन ने किया था, रदरफोर्ड ने, बोर ने, या आइंस्टीन ने? तो ये जो है इसका जवाब बताइए आप। इसका जवाब है ए। तो ए जो है डेविसन एंड जर्मन ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती क्या है? ऑफ अ पार्टिकल इंडिकेट्स द लेंथ स्केल एट विच वेव लाइक प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट फॉर दैट पार्टिकल। तो डेविसन एंड जर्मन जो है उसने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ये आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है डी ब्रॉगली एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये आप पूरा इसको रीड कर सकते हैं। अगेन ये वाला चार्ट दे दिया गया है, आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। सो दीज वर द 10 क्वेश्चन सेट नंबर 20 के 20 क्वेश्चन थे, जिसमें आपने देखा होगा एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, प्लेन मिरर से क्वेश्चन था, ये रिपीट क्वेश्चन था। आपने देखा होगा और भी तरह तरीके के सवाल पूछे गए हैं UPSC द्वारा अलग अलग सालों में। आपको आइडिया आया होगा कि कितने सारे सवाल जो हैं NCERT से सीधा पूछे जाते हैं, या तो कंसेप्ट NCERT से होता है या तो डायरेक्ट सवाल NCERT से होता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत सारी लर्निंग हुई होगी ये वाला सेट सॉल्व करके। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।